11 फरवरी 1990 का दिन दुनिया में एक नए पैगाम और एक नए तर्ज अमल का सूरज लेकर तुलू हुआ था। ये वो दिन था जब मशहूर स्याह फाम अफ्रीकी रहनुमा नेल्सन मंडेला को वेक्टरवर्सल जेल से रिहा किया गया था। मंडेला की रिहाई के वक्त जेल का इंचार्ज थर थर कांप रहा था, क्योंकि जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का कोई ऐसा हरबा नहीं था जो उसने मंडेला पर नहीं आजमाया था। मगर अगले ही लम्हे एक अजीब और गैर मुतवक्किल मंजर उसके सामने था। कैद खाने से निकलते वक्त मंडेला वापस मुड़ा और जेलर से हाथ मिलाया, उसकी और इसके खानदान वालों की खैरियत पूछी, इसका शुक्रिया अदा किया और बाहर की जानिब चल दिया, जहां लाखों का हुजूम उसका मुंतजर था। मंडेला के दुश्मनों में एक नाम पुरसी यातुर का था, जो जनूबी अफ्रीका का एक कामयाब सफेद फार्म वकील और पहला यहूदी अटॉर्नी जनरल था। वो दिल से इस बात का कायल था कि काले और गोरे कभी बराबर नहीं हो सकते और कालों को हुकूमत करने का कोई हक नहीं। 1963 में यह पुरसी ही था जो हुकूमत की तरफ से मशहूर रिवोनियो ट्रायल में नेल्सन मंडेला के खिलाफ वकील मुकर्रर हुआ था। उसी मुकदमे में नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और इसे केप टाउन से करीब 7 किलोमीटर दूर रोबन आइलैंड के अकूबत खाने में मुंतकिल कर दिया गया था, जहां मंडेला ने 18 साल कैद काटी। इस ट्रायल के बाद पुरसी अपने मुल्क का एक ऐसा हीरो बनकर उभरा जिसने दुनिया के खतरनाक तरीन मुजरिमों को उनके मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया था। नेल्सन मंडेला का जनूबी अफ्रीका का सदर बनना पुरसी के लिए एक डरावना ख्वाब था। जब मंडेला ने सदारत का हलफ उठाया तो पुरसी मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल होने का मंसूबा बना रहा था। उसी दौरान ऐवान सदर से उसे पैगाम मौसूल हुआ कि सदर उसके एजाज में डिनर देना चाहते हैं। पुरसी समझा कि ये एक मजाक है। उसने अपनी फैमिली से अलविदाई मुलाकात की, क्योंकि उसे लग रहा था कि कैसर सदारत में या तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा या बाकी की उम्र किसी अंधी जेल में सड़ने के लिए फेंक दिया जाएगा। वो ऐवान सदर गया, जहां मंडेला ने दरवाजे पर इसका इस्तकबाल किया और सादा से खाने से इसकी दावत की। खाने के बाद मंडेला ने पुरसी का शुक्रिया अदा किया, इसे माफ करने का ऐलान किया और कहा कि वो तो महज एक वकील की हैसियत से अपने फराइज पूरे कर रहा था। इस मुलाकात के बाद पुरसी कभी नेल्सन मंडेला से नजरें नहीं मिला पाया। क्रिस्टो ब्रांड उस जेल का मुलाजिम था जहां मंडेला कैद था। वो एक नीम तालीम याफ्ता शख्स था जो गोरों को अपने मुल्क का निजात दहिंदा समझता था, जिनकी वजह से मुल्क में अमन कायम था। उसका तबादला रोबन आइलैंड की इस जेल में किया गया जहां मंडेला कैद था। ड्यूटी के पहले दिन ही इसे समझाया गया कि इस जेल में दुनिया के खतरनाक तरीन मुजरिम कैद हैं, जो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, लिहाजा उनसे किसी किस्म की नरमी मत बरतना, वरना उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्रिस्टो ब्रांड इंतहाई दरश्त रवैये का हामिल था। मंडेला ने एक दिन इसे क्यारी में लगाने के लिए बीज मांगे तो क्रिस्टोफर ने इसे बुरी तरह झिड़क दिया। तहम चंद दिन बाद कुछ बीज लाकर इसे दे दिए। मंडेला सारा दिन या तो मुताला करता रहता या अपनी क्यारियों में पौधों की देखभाल करता रहता। कवानीन के मुताबिक क्रिस्टो को इन खतरनाक कैदियों से बात करने की इजाजत नहीं थी। यही वजह है कि उसका रवैया हमेशा बहुत तल्ख बल्कि जालमाना रहा। मगर जब मंडेला सदर बना तो उसने क्रिस्टो को भी मदऊ किया और इसके साथ तस्वीरें बनवाई और इसे भी माफ कर दिया। नेल्सन मंडेला की आम माफी की बाज़गश्त पूरी दुनिया में गूंजी और जनूबी अफ्रीका के लोगों में अपने सदर का रवैया देखकर सुलह पसंदी और अमन के जज्बात उभरने लगे। इस वक्त वतन अजीज में दहशतगर्दी की एक नई लहर उभर रही है। तुर्बत, पसनी, टांग, वजीरिस्तान और मियांवाली में हालिया दहशतगर्दी ने हर पाकिस्तानी को हिलाकर रख दिया है। गुज़िश्ता एक माह में जिस कदर जानी और माली नुकसान का वतन अजीज को सामना करना पड़ा है, वो इंतहाई दर्दनाक और तशवीशनाक है। कौम के बेटों ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशत गर्दों के हमलों को नाकाम बनाया, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। इसे किस तरह मुस्तकिल तौर पर खत्म किया जा सकता है? क्या इसका कोई हल है? जब गुज़िश्ता हुकूमत में टीटीपी और दूसरे ग्रुपों से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था तो पीडीएम ने इसकी भरपूर मुखालफत की थी और आज भी दहशतगर्दी की लहर को बिला जवाज तौर पर इन मुज़ाकरात के साथ नत्थी किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर क्या ऑपरेशन? गुज़िश्ता 1.5 दहाई से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है और ये अफरियत हर कुछ अरसा बाद दोबारा सर उठाने लगता है। इन ऑपरेशंस में जानी और माली नुकसान एक तरफ, मुल्क की मईशत भी इनसे शदीद मुतासिर होती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौर हुकूमत में बलूचिस्तान में अमन कायम करने के नाम पर भरपूर फौजी एक्शन कराया, मगर उससे दोनों जानिब न जाने कितनी जानें ज़ाया हुई।
اور وہ سلسلہ جو محدود پیمانے پر تھا پورے صوبے میں محیط ہو گیا۔ بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو ان تمام افراد جو ریاست پر حملوں میں ملوث تھے کے خلاف آپریشن کو طول دینے کی بجائے سب کو عام معافی دینے کا اعلان کر دیا، جس سے پورے صوبے میں امن قائم ہو گیا جو 2 دہائیوں تک قائم رہا۔ اس سے پہلے جنرل ایوب خان کے دور میں بلوچستان میں پہلی بار شورش پر قابو پانے کے لیے فوج بھیجی گئی تھی اور دونوں اطراف کو نقصان ہوا، لیکن آخرکار عام معافی کا اعلان کرنا پڑا۔ مشرف دور میں اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد معاملات خراب ہوئے تو آصف زرداری نے اپنے دور حکومت میں متعدد مرتبہ دہشت گردی میں ملوث تنظیموں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ یقیناً ملک و قوم کو دہشت گردی سے ہونے والی جانی نقصانات کا دکھ کبھی بھی نہیں بھولا جا سکتا، لیکن دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ ملک جو کئی سال بلکہ کئی دہائیوں تک ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہے اور ان جنگوں میں کئی لاکھ افراد ہلاک ہوئے، بالآخر ان کا نتیجہ بھی مذاکرات کی میز پر ہی نکلا۔ یورپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ تمام ممالک ایک دوسرے کے جانی دشمن رہے۔ فرانس اور برطانیہ میں 5 صدیوں تک جنگیں لڑی گئیں، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ پہلی اور دوسری عالمگیر جنگوں میں کئی کروڑ انسان ہلاک ہوئے، پھر بھی حتمی نتیجے کے لیے تمام ملکوں کو امن کی خاطر مذاکرات کی میز پر بیٹھنا پڑا۔ جرمنی نے شکست اور جاپان نے ہزیمت کے باوجود امن مذاکرات کی میز پر سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کڑوا گھونٹ بھرا اور آج نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ امریکہ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ 2-4 نہیں 20 برس تک طالبان سے خون ریز جنگ لڑنے کے بعد امریکہ ہی نے بلکہ اقوام متحدہ نے بھی طالبان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا اور انہیں دنیا میں کہیں بھی سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ 5 برس تک مذاکرات ہوتے رہے اور پھر ایک امن معاہدہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں طالبان آج افغانستان میں اپنی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں۔ ٹی ٹی پی اور اس کی معاون تنظیموں نے جس قدر نقصان اس ملک و قوم کو پہنچایا اس کا حساب نہیں، لیکن اس کا پس منظر جاننے کے لیے اجیت دوول کا ایک بھارتی یونیورسٹی سے کیا گیا خطاب سامنے رکھیں، جس میں وہ بتاتا ہے کہ بھارت کو پاکستان سے جنگ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جنگ پر ہونے والے خرچ کے 1/4 سے بھارت پاکستان کے لوگوں کو تقسیم کر کے انہیں جنگ سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ بلا شبہ بھارت پراکسی وار لڑ رہا ہے، لیکن کیا اس کی یہ پراکسی وار کچھ جھک کر ناکام نہیں کی جا سکتی؟ دیکھا جائے تو امن بھی ایک جیت ہوتی ہے۔ اگر مسلح دہشت گرد امن مذاکرات سے ہتھیار ڈال کر پھر سے قومی دھارے میں شامل ہو جائیں اور خطرناک پہاڑوں اور پرپیچ گھاٹیوں اور وادیوں میں تعینات نفری کو کسی دوسری جگہ تعینات کر کے امن قائم کر لیا جائے تو اس میں برائی کیا ہے؟